नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ, तो आज हम लेकर आए हैं एक नया अध्याय जिसका नाम है 1857 की क्रांति तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। जी हाँ, इससे संबंधित हम उन तमाम बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। आज हम इसका भाग 1 लेकर आए हैं, भाग 2 भी हम जल्द लेकर आने वाले हैं। तो यदि आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब हम वीडियो डालें तो उसकी जानकारी आपको सही समय पे मिलती रहे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का प्रश्न संख्या 1 है, 1857 की क्रांति के समय जिस राइफल के कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगे होने की बात सामने आई थी, उस राइफल का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए 303 राइफल, बी ब्राउन बैज राइफल, सी एनफील्ड राइफल अथवा डी AK-47। तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी यानी कि एनफील्ड राइफल। जी हाँ, इसके पहले जो बंदूक चलता था वो ब्राउन बैज राइफल था और जब 1857 ईस्वी में ब्राउन बैज की जगह एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल किया जाने लगा तो इसके जो कारतूस थे वो भी नए कारतूसों की आवश्यकता पड़ी। तो ऐसी बात कही जाती है कि जो नए कारतूसों का इसमें इस्तेमाल किया जाता था तो उस कारतूस में सूअर और गाय की चर्बी लगी होने की बात सामने आ रही थी। अब इससे हुआ ये कि भारत के जो ब्रिटिश सैनिक थे, यानी कि भारत के मूल जो ब्रिटिश सैनिक थे, जो हिंदू और मुसलमान दोनों थे, यह उनके धार्मिक मामले से जुड़ा हुआ मामला था, इसलिए यह काफ़ी संवेदनशील मामला बन गया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1857 की क्रांति के कारणों में ये जो चर्बी लगे हुए जो कारतूस थी ये भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 है, 1857 की क्रांति की पहली गोली किसने चलाई थी? आपके ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी लाला हरिदयाल, सी चंद्रशेखर आज़ाद अथवा डी मंगल पांडे। तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी यानी कि मंगल पांडे। जी हाँ, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जो पहली गोली चलाई गई थी वो मंगल पांडे द्वारा चलाई गई थी। मंगल पांडे जो थे वो एक सिपाही थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री में सिपाही थे। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड डलहौजी अथवा डी लॉर्ड मेयो। तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी यानी कि लॉर्ड कैनिंग। यानी कि जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 है, 1857 की घटना की जांच हेतु किस कमीशन की नियुक्ति की गई थी? आपके ऑप्शन है ए हंटर कमीशन, बी चैपल कमीशन, सी चार्ल्स कमीशन अथवा डी पील कमीशन। तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी यानी कि पील कमीशन। 1857 की जो घटना हुई थी उसकी जांच हेतु पील कमीशन की नियुक्ति की गई थी। इसका मुख्य कार्य ये था कि यह पता लगाना कि आखिर यह इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई और कहाँ पे चूक हो गई, यानी कि अंग्रेजी सरकार से या अंग्रेजी अधिकारियों द्वारा या अंग्रेजी साम्राज्य द्वारा कहाँ पे चूक हुई, कितनी बड़ी घटना हो गई। तो इसकी जांच के लिए पील कमीशन को गठित किया गया था। तो कमीशन का जब रिपोर्ट आया तो उसके बाद ये किया गया कि जब जो ब्रिटिश सेना थी उसमें अंग्रेज़ों की संख्या अधिक कर दी गई और भारतीयों की संख्या कम कर दी गई। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 है, 1857 की क्रांति का दिल्ली में नेतृत्व कौन कर रहा था? आपके ऑप्शन है ए बेगम हजरत महल, बी बहादुर शाह जफर, सी कुंवर सिंह अथवा डी लियाकत अली। तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी यानी कि बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति में जो दिल्ली का जो नेतृत्व कर रहे थे वो बहादुर शाह जफर कर रहे थे, जो कि मुग़ल बादशाहों में सबसे अंतिम बादशाह थे। चलिए आइए जान लेते हैं कि जो विभिन्न स्थानों पे और ख़ासकर उत्तर भारत में जो विभिन्न स्थानों पे संघर्ष चल रहा था 1857 की क्रांति में ब्रिटिशों और भारतीयों के मध्य, तो इसका नेतृत्व कहाँ कहाँ के कौन कौन व्यक्ति कर रहे थे, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं झांसी की। तो झांसी का जो नेतृत्व कर रही थी वो हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी कर रही थी। कानपुर की बात करते हैं तो कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे इसका नेतृत्व कर रहे थे। और लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में जो बेगम हजरत महल थी इनका नेतृत्व था। इलाहाबाद में लियाकत अली जी थे और जगदीशपुर में कुंवर सिंह जी थे। तो ये वो लोग थे जो विभिन्न स्थानों पे, भारत के विभिन्न स्थानों पे 1857 की क्रांति में भाग लिया था इन्होंने और अंग्रेज़ों के खिलाफ
जंग लड़ा था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए कुंवर वीर प्रताप सिंह, बी रामनगीना पांडुरंग, सी राम प्रकाश पांडुरंग अथवा डी रामचंद्र पांडुरंग। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी यानी कि रामचंद्र पांडुरंग। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ नामक उपन्यास में किया गया है। इस उपन्यास के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन है ए प्रेमचंद, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी बंकिम चंद्र चटर्जी अथवा डी बाल गंगाधर तिलक। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी। ये जो उपन्यास है आनंद मठ, यह बंगाली भाषा में लिखा गया था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी भगत सिंह अथवा डी दादा भाई नौरोजी। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी यानी कि दादा भाई नौरोजी। जी हाँ, जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है, इसके लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। और इस पुस्तक में दादा भाई नौरोजी हमें धन के निष्कासन के सिद्धांत के बारे में बताए हैं। यानी कि धन के निष्कासन का सिद्धांत का ये अर्थ हुआ कि जब ब्रिटिश रूल भारत में आया तो यहाँ पे जो संपत्ति थी, यानी कि जो सुविधाएं और जो संपत्ति थी और जो संसाधन थे, जिन संसाधनों पे अपने देश के लोगों का अधिकार होना चाहिए, यानी कि भारतीयों का अधिकार होना चाहिए था, उसका निष्कासन कैसे हो रहा था ब्रिटिश शासनकाल में, यानी कि वो भारत से कैसे इंग्लैंड की ओर ले जाया जा रहा था, इसके बारे में बताया गया है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 है, आमार सोनार बांग्ला जो बांग्लादेश का राष्ट्रगीत भी है, किस भारतीय द्वारा लिखा गया था? आपके ऑप्शन है ए सत्येंद्रनाथ टैगोर, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस अथवा डी राजा राम मोहन राय। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ, जहाँ रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारे राष्ट्रगान यानी कि जनगण मन को लिखा था, वहीं आमार सोनार बांग्ला भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, जो आज भी बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 है, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी बाल गंगाधर तिलक, सी विनायक दामोदर सावरकर अथवा डी एनी बेसेंट। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी यानी कि विनायक दामोदर सावरकर। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 है, केसरी पत्रिका का संपादन कौन करता था? आपके ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, बी सावरकर, सी महात्मा गांधी अथवा डी एनी बेसेंट। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए यानी कि बाल गंगाधर तिलक। यह मराठी भाषा में प्रकाशित किया जाता था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह भारतीयों में स्वतंत्रता संग्राम को हवा देने के लिए इस पत्रिका का संपादन किया जाता था। यानी कि इसमें अंग्रेज़ों की नीतियों के बारे में बताया जाता था कि वह किस प्रकार से हमारे देश को अपने चंगुल में करते जा रहे हैं और हमें किस तरह से आज़ाद होना होगा। यानी कि एक तरह से प्रेरित किया जाता था लोगों को और जानकारी दी जाती थी कि उनके अपने क्या कर्तव्य हैं अपने देश के लिए। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 है, महाराष्ट्र में शिवाजी तथा गणेश महोत्सव को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? आपके ऑप्शन है ए वीर सावरकर, बी एनी बेसेंट, सी महात्मा गांधी अथवा डी बाल गंगाधर तिलक। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी यानी कि बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ, महाराष्ट्र में जो था गणेश महोत्सव और जो शिवाजी का जो त्यौहार था, यह बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ करवाया था। इसके पीछे भी यही उद्देश्य था कि लोगों को इकट्ठा करना, हाँ, और लोगों को प्रेरित करना अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, यानी कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए यह एक प्रयास था कि इस महोत्सवों के माध्यम से लोग आपस में इकट्ठा हों, भीड़ इकट्ठा हो और वहाँ पे अपने देश को आज़ाद कराए जाने के लिए उन्हें प्रेरित किया जा सके। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 है, जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 1907 को 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए एनी बेसेंट, बी सरोजनी नायडू, सी भीकाजी कामा अथवा डी दादा भाई नौरोजी। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी यानी कि भीकाजी कामा। यह मूल रूप से जो थी वो पारसी नागरिक थीं और इन्होंने सबसे पहले जर्मनी के जो स्टुटगार्ट शहर था वहाँ पे 1907 में भारत का तिरंगा फहराया था। उस समय का जो तिरंगा था वो कुछ अलग था आज के तिरंगा से, वो आज के तिरंगा की तरह नहीं था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए भीकाजी कामा, बी एनी बेसेंट, सी मदन लाल ढींगरा अथवा डी लाला हरदयाल। तो बताइए अपने जवाब।
जी हाँ, इसका जवाब होगा डी, यानी कि लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को नगर में अमेरिका और कनाडा के भारतीयों को मिलाकर बनाया था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 है, 1915 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किसे कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है ए लाला हरदयाल, बी महात्मा गांधी, सी दादा भाई नौरोजी अथवा डी बाल गंगाधर तिलक। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी, यानी कि महात्मा गांधी। यानी कि 1915 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और इसका जो सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो महात्मा गांधी ने भारतीयों को प्रेरित किया था ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए। उन्होंने कहा था कि आप भर्ती हो जाइए और जब युद्ध जीत जाएंगे, यानी कि ब्रिटिश शासक जब हम युद्ध जीत जाएंगे तो हमें आज़ाद कर देंगे या फिर हमारे लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल तथा गरम दल का पुनः गठबंधन हो गया था? आपके ऑप्शन है ए लखनऊ अधिवेशन 1916, बी सूरत अधिवेशन 1907, सी बम्बई अधिवेशन 1919 अथवा डी कलकत्ता अधिवेशन 1917। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए, यानी कि लखनऊ अधिवेशन 1916। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस का भी समझौता हुआ था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1907 ईस्वी में गरम दल और नरम दल, यानी कि कांग्रेस के जो दो दल थे उनका बंटवारा हो गया था। तो बाद में लखनऊ अधिवेशन में जो 1916 ईस्वी में हुआ, इस अधिवेशन में फिर से दोनों आपस में मिल गए थे। अब इसे याद कैसे करेंगे? तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका यह है कि जब आप लखनऊ शहर के बारे में थोड़ा बहुत अगर जानते हैं तो आपको पता होगा कि वह तहजीबों का शहर है, यानी कि वहाँ पे बहुत अदब से पेश आया जाता है लोगों के साथ। ऐसा भी माना जाता है कि जो वहाँ के रिक्शा चलाने वाले हैं वो भी बहुत तहजीब के साथ आपके साथ बात करेंगे। तो चूँकि यह जो अधिवेशन हो रहा था वह इतने तहजीबदार शहर में हो रहा था, तो ये जो आपस में जो फूट पड़ा था गरम दल और नरम दल में, ये दोनों जो अलग हो गए थे, तो इस तहजीब के शहर में पहुंचकर दोनों में प्रेम बढ़ता है और दोनों आपस में फिर से संगठित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं कि लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का जो नरम दल और गरम दल था वह पुनः संगठित हो जाता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करने के कारण किसे भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाने लगा? आपके ऑप्शन है ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी भगत सिंह अथवा डी एनी बेसेंट। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी, यानी कि महात्मा गांधी। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की? आपके ऑप्शन है ए 1916, बी 1919, सी 1930 अथवा डी 1920। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए, यानी कि 1916। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 है, महात्मा गांधी द्वारा भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया? आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी बंगाल, सी बिहार अथवा डी उत्तर प्रदेश। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी, यानी कि बिहार। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 है, किस विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तीन कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा? आपके ऑप्शन है ए सन्यासी विद्रोह, बी संथाल विद्रोह, सी असहयोग आंदोलन अथवा डी चंपारण विद्रोह। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी, यानी कि चंपारण विद्रोह। यानी कि महात्मा गांधी का जो प्रथम सत्याग्रह था जो बिहार में हुआ था, बिहार के चंपारण में, इसी विद्रोह के नाते अंग्रेजों को तीन कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 है, रोलेट एक्ट जिसे न कोई अपील, न कोई दलील, न कोई वकील किया जा सकता था, किस वर्ष लागू किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 1917, बी 1913, सी 1919 अथवा डी 1921। तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी, यानी कि 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट को पास किया गया था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 है, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाले बाग में जो जनसभा एकत्रित हुई थी, वो जनसभा किसके गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित की गई थी? आपके ऑप्शन है ए भगत सिंह और सुखदेव, बी महात्मा गांधी, सी चंद्रशेखर आज़ाद अथवा डी डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी, यानी कि डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 है, जलियांवाला बाग नरसंहार में अंग्रेजी सैनिकों को गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? आपके ऑप्शन है ए जनरल डायर, बी कैनिंग, सी डलहौजी अथवा डी
जनरल कोल्ड। तो बताइए मेरा जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए, यानी कि जनरल डायर। चलिए चलते हैं आज के प्रश्न संख्या 25 की ओर, जो इस भाग का अंतिम प्रश्न है। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने कैसर हिंद तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? आपके ऑप्शन है ए, चौरी चौरा कांड, बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी, काकोरी कांड, अथवा डी, प्रथम विश्व युद्ध के कारण। तो बताए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी, यानी कि जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी तथा रविंद्रनाथ ने अपनी उपाधि अंग्रेज़ों को वापस लौटा दी थी। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए तथा अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अब अपने अगले भाग में। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।